हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है। और आज आप देख रहे हो हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड। इसमें हमारे पास जो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है उनके बारे में भी और जेनर के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो जो सबसे शुरुआती प्रश्न जो एप्लीकेशन के बेसिस पर आता है आपके पास पीएन जंक्शन के केस में, वो होता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर क्या होते हैं। आप देख रहे हो 17-18 में भी क्वेश्चन आया है, 20-21 में भी क्वेश्चन आया है और इस बार भी इसके लिए एक प्रबल संभावना है। फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर क्या होते हैं, उनका इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है। पीआईवी ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर हम देखेंगे। रिपल फैक्टर ऑफ हाफ वेव ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर देखेंगे और रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर देखेंगे। 20-21 में सवाल आया है। आखिरी के जो दो सवाल हैं बहुत ही टेक्निकल हैं, रिपल फैक्टर और रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी। इनको बहुत अच्छे से आपको तैयार करना है अपने इस बार के एग्ज़ाम के लिए यूनिट नंबर 1 से। चलें आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय रेक्टिफायर, व्हाट आर द रेक्टिफायर्स। रेक्टिफायर समान रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स में जो शब्द इस्तेमाल होता है उसका मतलब होता है जब करंट किसी एक दिशा में बहे। रेक्टिफाई का एक सामान्य सा मतलब ये होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो अब इसको ज़रा टेक्निकलिटी समझें। हम जानते हैं कि दो तरह की करंट की कंडीशंस होती हैं। जैसे बैटरी होती है, बैटरी में क्या होता है, जो भी करंट होती है वो टाइम के साथ फिक्स रहती है और जैसे जैसे बैटरी कमज़ोर पड़ती जाती है उसकी करंट की वैल्यू कम होती रहती है। आप कहते हो बैटरी हमारा कमज़ोर हो रहा है, तो करंट जो होता है वो एक कांस्टेंट रहता है, वोल्टेज उसके द्वारा जो दिया जाता है वो कांस्टेंट होता है। ये होता है डायरेक्ट करंट का मतलब। डायरेक्ट करंट जो होती है उसमें करंट की मैग्नीट्यूड जो होता है समय के साथ कांस्टेंट रहता है। एक होती है अल्टरनेटिंग करंट, जहाँ करंट का जो वैल्यू है, करंट जो है जैसे सिग्नल के फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में, वो चेंज होती रहती है ऑल्टरनेट तरीके से, प्लस माइनस साइकिल्स में वो कन्वर्ट होती रहती है। और ये इसलिए होता है क्योंकि वो जनरेट इसी तरीके से की जाती है। तो जहाँ एक तरफ फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ लगा करके हम ऑल्टरनेटिंग सिग्नल एनर्जी को जनरेट करते हैं, सिग्नल जनरेट करते हैं, करंट जनरेट करते हैं, वहीं केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू हम डायरेक्ट करंट जनरेट करते हैं। तो ये दो तरह के करंट हैं, इनके पैदा होने के तरीके अलग अलग हैं और इस वजह से इनके मूल व्यवहार में भी अंतर है। अब सवाल आता है इनमें से अच्छी करंट कौन सी है। ये बहस बहुत पुरानी है। ये बहस का जो मूल है वो थॉमस अल्वा एडिसन और निकोला टेस्ला की एक लेजेंडरी लड़ाई रही है, उससे जुड़ा हुआ है। देखो ऐसा होता है, जो डायरेक्ट करंट होती है वो सर्किट को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाती है। मतलब हम समान रूप से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो होते हैं वो डायरेक्ट करंट के बेस पर बनाते हैं। मतलब उन पे बेस जो सर्किट्स होते हैं दे आर सिंपल, इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं दे आर मोर सिंपल। और जो अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर बेस्ड जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं दे हैव मोर कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूज करना पड़ता है। अब महंगी की बात करें तो आज की डेट में डायरेक्ट करंट ज़्यादा महंगी है अल्टरनेटिंग करंट से। अब समझो दुविधा आपके सामने क्या है। दुविधा आपके सामने ये है कि आपके पास अगर हम कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट जो है वो डायरेक्ट करंट का ज़्यादा है, अल्टरनेटिंग करंट का कम है। अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें कि जो हमारी जो जो सर्किट बनाते हैं उनकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो डायरेक्ट करंट पर बेस्ड सर्किट लेस कॉम्प्लेक्स होते हैं, अल्टरनेटिंग करंट पर बेस्ड सर्किट ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। सर्किट का मतलब यहाँ मैं इंस्ट्रूमेंट से भी मैं कह रहा हूँ, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब आपके सामने क्या है, तो कॉस्ट है डीसी की ज़्यादा लेकिन सर्किट उसके ज़्यादा अच्छे होते हैं। कॉस्ट एसी कम है लेकिन उसके इंस्ट्रूमेंट कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो अब रास्ता ये है कि कोई ऐसा तरीका हो जिससे कि हम एक लो कॉस्ट की अल्टरनेटिंग सिग्नल को हम एक हाई कॉस्ट के डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर जाएं। इसका मतलब है कि हम लो कॉस्ट की एसी प्रोड्यूस करें, फिर उसको लेस कॉम्प्लेक्स सर्किट वाले डीसी में कन्वर्ट कर लें। कितना अच्छा होगा ऐसा हो जाए तो। और ऐसा किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द रेक्टिफायर्स। तो रेक्टिफायर्स ऐसे डिवाइस होते हैं जो कि अल्टरनेटिंग सिग्नल जो है, अल्टरनेटिंग करंट जो है उसको डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये बहुत ही उपयोगी इंस्ट्रूमेंट हैं। फॉर रिस्पॉन्स टू इनपुट एसी सिग्नल या एनर्जी द आउटपुट चेंजेस एंड ऑन दिस बेसिस द रेक्टिफायर्स आर टू टाइप। अब इनका जब हम बंटवारा करते हैं कितने तरह के रेक्टिफायर्स होते हैं, तो दो तरह के रेक्टिफायर्स होते हैं। कैसे बांटा गया है
इस आधार पर बांटा गया है कि जब हम रेक्टिफायर, जैसे मान लो आपके पास रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर पे आपने एसी लगाया और उसी हिसाब से आपको आउटपुट मिला। अगर आपका आउटपुट इनपुट सिग्नल के दोनों हाफ यानी पूरी वेव के लिए मिल रहा है तो इसको फुल वेव कहेंगे। फुल वेव का मतलब है इनपुट की पूरी वेव आउटपुट में कुछ ना कुछ फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रही है। और अगर इनपुट के केवल आधे हिस्से के लिए ही हमारा आउटपुट मिल रहा है तो उसको हम हाफ वेव रेक्टिफायर कहेंगे। सुनने में आपको लग रहा होगा कि हाफ वेव तो कोई यूज है नहीं, वो तो आधे हिस्से को ही रेक्टिफाई कर रहा है, लेकिन रेक्टिफायर्स काम कैसे करते हैं, रेक्टिफायर की काम करने की जो टेक्निक है वो कैसे होती है, उसको समझने के लिए आपको जब समझना ज़रूरी होगा कि कैसे हाफ वेव और फिर कैसे फुल वेव काम करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ द क्या इनपुट रिस्पॉन्स टू द इनपुट एनर्जी द आउटपुट चेंजेस, एंड इस बेसिस पर हमारे रेक्टिफायर्स होते हैं। रेक्टिफायर्स के तरीके क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर है जिसमें आउटपुट ओनली फॉर द हाफ ऑफ द इनपुट सिग्नल। तो फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, आउटपुट मिलता है केवल आधे इनपुट के आधे हिस्से के लिए हमारे पास केवल आउटपुट ओनली फॉर द, गड़बड़ लिख दिया है मैंने, उल्टा लिख दिया है उल्टा लिख दिया मैंने, ये यहाँ पे होना, फुल वेव का ये होना चाहिए। फुल वेव मतलब है आउटपुट इज़ फॉर द बोथ हाफ्स ऑफ द इनपुट पार्ट, इनपुट के दोनों हिस्सों में, यानी इनपुट ऐसे है ना, इनपुट के पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव हाफ साइकिल, तो दोनों हिस्सों के लिए अगर आउटपुट मिल रहा हो तो इसको हम कहेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। और अगर हाफ वेव में क्या होता है, हाफ वेव में आउटपुट केवल हाफ इनपुट के आधे हिस्से के लिए ही आउटपुट मिलता है, उसको हम कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। जरा सा इसका एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों। आप देखो हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, ये हमारे पास सबसे पहले तो इनपुट एसी सिग्नल इधर है और ये हमारा आउटपुट का हिस्सा है। हमने इनको जोड़ रखा है इस ट्रांसफार्मर की सहायता से। ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। और क्या होता है, जब इनपुट का सिग्नल अप्लाई करते हो तो मान लो इनपुट का पॉजिटिव हाफ सिग्नल आया तो इस दौरान हम कहेंगे ये सिरा प्लस हो गया, ये सिरा माइनस हो गया, इसको दिखाने के लिए। तो जैसे ये सिरा प्लस हुआ, ये सिरा माइनस हुआ, म्यूचुअल इंडक्शन अन्योन प्रेरण की वजह से इसकी देखा देखी ये सिरा प्लस हो जाएगा, इसका देखा देखी ये माइनस हो जाएगा। अब देखो ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, पी जुड़ा है प्लस से, एन जुड़ा है माइनस से। यहाँ लोड है, लोड मतलब आपकी वो डिवाइस जहाँ आप आउटपुट लेना चाहते हो, जैसे लैपटॉप हो सकता है या बल्ब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो जैसे ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, ये फॉरवर्ड बायस हो गया, और फॉरवर्ड बायस होने की वजह से क्या हुआ, करंट इसके थ्रू होते हुए, लोड से होते हुए सर्किट के अंदर फ्लो कर गई, तो हमारे आउटपुट आपको मिल गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, 0 से पाई यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल गया, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान ये डायोड फॉरवर्ड बायस हुआ और उसकी वजह से आउटपुट में भी आपको उसी तरह की करंट मिल गई, जैसे इनपुट में हुआ वैसे आउटपुट में हुआ। लेकिन जैसे ही निगेटिव हाफ साइकिल आई तो निगेटिव हाफ साइकिल में ये सिरा प्लस हो गया, ये सिरा माइनस हो गया, क्योंकि पलट गया सारा खेल। जैसे ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, देखा देखी भी माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, और अब पी को जुड़ गया है माइनस, एन को जुड़ गया है प्लस, और ये कंडीशन है रिवर्स बायस की और ब्रेकडाउन वगैरह यहाँ हो नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब 0 से लेकर के 2 पाई तक की हाफ सिग्नल गई, उस समय आउटपुट में आपको कुछ नहीं मिला, क्योंकि उस समय हमारा ये डायोड जो अकेला डायोड था वो रिवर्स बायस में था, इस वजह से आपको आउटपुट नहीं मिला। फिर अगली बार जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आई तो फिर से हमारा ये डायोड फॉरवर्ड बायस हुआ, आउटपुट मिला, और फिर अगले निगेटिव साइकिल में फिर हमारा आउटपुट 0 हो गया। तो इस तरह से हमारे आउटपुट निगेटिव साइकिल में नहीं आ रहे, पॉजिटिव हाफ साइकिल में आ रहे हैं, और हमारा आउटपुट इस तरह से दिखता चला जा रहा है। इसे हम कहेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट। अब आप कहोगे सर रेक्टिफायर में तो ये था ना कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करना था, तो एसी तो दिख रही है इनपुट में, लेकिन डीसी तो ये नहीं, डीसी तो ऐसे होनी चाहिए बिल्कुल स्ट्रेट करंट। तो देखो बच्चों, इसमें जरा एक बार फिर समझो, एसी को हम कहेंगे कि ये ऑल्टरनेटिंग करंट है। ऑल्टरनेटिंग करंट मतलब है प्लस माइनस साइकिल, और डायरेक्ट करंट कहेंगे कि यूनिडायरेक्शनल करंट है। यूनिडायरेक्शनल मतलब होता है सारा वेरिएशन केवल एक ही दिशा में हो। हाँ बस, अब यहाँ पे क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, ऐसा बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, लेकिन डायरेक्शन इसकी एक ही दिशा में है, सारे जो है ये एक ही दिशा में है। अब इसको स्ट्रेट कैसे करेंगे, इसको स्ट्रेट करने के लिए फिल्टर्स वगैरह लगाए जाएंगे। इसके अंदर ये जो आपको दिख रहा है ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर रिपल्स हैं, इसमें मिक्सचर है कुछ, इस वजह से अशुद्धियों की वजह से हमारी आउटपुट इस तरह से है। हम रेक्टिफायर वगैरह लगा करके धीरे धीरे इसको इस तरह से इस पूरी आउटपुट को ऐसे
ऐसे करके इस तरह से सीधे करके हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, वो हमारे पास तरीके मौजूद हैं। हाल फिलहाल हमने ये तो कर लिया कि प्लस माइनस साइकिल में जो काम चल रहा था उसको हमने सब एक ही डायरेक्शन में कर दिया। अब यहाँ कोई प्लस माइनस की बात नहीं रहेगी, ये सब कुछ प्लस ही है एक तरह से कह लो। तो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या कर रहा है बच्चों, वो ट्रांसफार्मर की सहायता से एसी सिग्नल को हमारे डायोड वाले सर्किट से जोड़ता है, उसके बाद फिर वो केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए एक्टिवेट होता है, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए एक्टिवेट नहीं होता है। फुल वेव रेक्टिफायर में हम क्या करेंगे, तो फुल वेव रेक्टिफायर में हम कहेंगे भाई हमें इनपुट के दोनों हिस्सों का इस्तेमाल करना है। तो फिर आप जब एक डायोड लगा रहे थे तो अब 2 डायोड लगा दो, ऐसा करो 2 हाफ जोड़ करके एक फुल बना दो। देखो कैसे करते हैं। ये आपके पास सर्किट डायग्राम आपको दिख रहा है, ये एक स्टैंडर्ड फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम है। यहाँ पे आप देख रहे हो इधर से एसी सिग्नल गया रेक्टिफायर के, मान लो पॉजिटिव हाफ साइकिल, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल गया, मान लो यहाँ पर पॉजिटिव हाफ साइकिल हुआ, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, तो यहाँ पर ये सिरा प्लस है, ये सिरा माइनस है, लेकिन बीच में एक और सिरा, इसको हम कहें अगर ये सिरा ए है, ये सिरा बी है और ये सिरा सी है। तो आप देखो ए और ए प्लस है, सी प्लस है, तो बी आप 0 मान लो, प्लस माइनस के बीच में एक बिंदु 0 हो गया। अब क्या हुआ, अब आपके पास ये दिख रहा है कि एक तो पॉजिटिव, एक तो ये पूरा एक सर्किट बन रहा है, ये वाला हिस्सा बन रहा है, ये मान लो एक हाफ रेक्टिफायर है, और फिर एक और यहाँ पर हिस्सा बन रहा है, ये मान लो सेकेंड हाफ वेव रेक्टिफायर है। तो इस तरह से हमने फुल वेव रेक्टिफायर को इस बी पॉइंट की सहायता से एक हाफ वेव और 2 हाफ वेव के कॉम्बिनेशन के रूप में बना दिया। बिल्कुल वैसा हुआ कि आपने हाफ प्लस हाफ जोड़ के 1 या फुल बना दिया है। तो यहाँ पर पॉइंट बी जो है इसे कहते हैं सेंट्रल टैपिंग पोजिशन। सेंट्रल टैपिंग का मतलब होता है कि सेकेंडरी जो ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी हिस्सा है, इसको बीचों बीच से हमने जोड़ दिया, कनेक्शन कर दिया, ताकि इस हिस्से का इंडक्शन और इस हिस्से का इंडक्शन बराबर रहे, सेम नंबर ऑफ कॉइल्स यहाँ पर रहे। इसे सेंट्रल टैपिंग आप कहते हैं। ओके, तो अब ज़रा समझे क्या होता है। जैसे प्लस का ये प्लस आया और ये माइनस हुआ, ये 0 हुआ, तो ज़रा देखें इसका जो पी टाइप है, इसका एन टाइप है। पी जुड़ गया है प्लस से और एन जो है वो जुड़ा हुआ है 0 से। तो इसको समझो P इज़ मोर पॉजिटिव देन N। ये P सिरा है, ये N सिरा है, P के पास प्लस है, N के पास 0, यानी P इज़ मोर पॉजिटिव देन N। तो ये एक फॉरवर्ड बायस कंडीशन है। N के पास निगेटिव होता और अच्छा होता, लेकिन N की तुलना में P ज़्यादा पॉजिटिव है, इट मीन दैट इट इज़ फॉरवर्ड बायस। लेकिन यहाँ देखो ये N है, ये है आपका P, तो P जुड़ा है निगेटिव के साथ, जो कि रिवर्स बायस कंडीशन होती है। तो इस हिस्से में आपके पास कुछ भी एक्टिवेशन नहीं होगा, चूँकि डायोड हमारा रिवर्स बायस होगा। अब क्या हुआ, इस समय जो ये आपका प्लस सिरा है, ये जो आपका डायोड है, डायोड D1, इसके एक्टिवेट होने की वजह से पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान यहाँ से करंट फ्लो करेगी और लोड में से करंट फ्लो करेगी, तो आपको आउटपुट मिलता रहेगा। अब ठीक है, उसके बाद फिर समझो नेगेटिव हाफ साइकिल है। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हुआ, सब काम पलट गया। ये सिरा जो पहले प्लस था वो माइनस हो गया, और ये सिरा जो पहले माइनस था अब वो क्या हो गया, अब वो प्लस हो गया, ये 0 रहा। ऐसी स्थिति में आपका ये P है अब जुड़ गया निगेटिव से, तो ये रिवर्स बायस हो गया, जबकि यहाँ पर जो प्लस है ये P जुड़ा है तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अब की बार हमारी जो करंट है उधर से फ्लो कर रही है, इस डायोड से होकर फ्लो करेगी और आउटपुट हमको मिलेगा। तो हमारा इनपुट साइकिल प्लस माइनस जा रहा है, लेकिन ये डायोड D1 और D2 बारी बारी से ऑन ऑफ होते हैं, यानी फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस होते हैं, और हमारा आउटपुट मिलता रहता है। जरा हम इसके आउटपुट के बारे में देखें तो आप देखो बच्चों, यहाँ पर ये पॉजिटिव सिरा है, तो उस समय क्या हुआ, आपका डायोड D1 ऑन हुआ, तो D1 ऑन होने की वजह से आउटपुट मिला। फिर क्या हुआ, नेगेटिव हाफ साइकिल आई तो डायोड D1 ऑफ हो गया, D2 ऑन हुआ, और यहाँ पर आपको आउटपुट मिला। फिर से अगला पॉजिटिव साइकिल आया, फिर से D1 ऑन हुआ, D2 ऑफ हुआ, तो फिर से आपको आउटपुट मिला। और फिर अगली नेगेटिव साइकिल में D2 ऑन हुआ, D1 ऑफ हुआ, तो आपको फिर से आउटपुट मिला। तो हम देख रहे हैं कि 2 डायोड लगे हैं जो बारी बारी से काम कर रहे हैं, और इनपुट के दोनों हाफ साइकिल के लिए आउटपुट आपको दे रहे हैं। तो इस तरह से हमारा पूरा का पूरा रेक्टिफायर इनपुट के दोनों हिस्सों के लिए काम कर रहा है, पूरी कंप्लीट वेव के लिए काम कर रहा है, इसलिए इसको फुल वेव रेक्टिफायर कहेंगे। इसके साथ एक दिक्कत जो थी, प्रैक्टिकली दिक्कत ये है कि बच्चों इसमें सेंट्रल टैपिंग करनी पड़ती है। अब हम सेकेंडरी इतने फेरे होते हैं, हज़ारों फेरे होते हैं, उसमें से हम सेंट्रल टैपिंग कैसे करें, या तो हम स्पेसिफिकली उसको करवाएं, या हम मैन्युफैक्चरर को बताएं, या हम अगर एक्स्ट्रा सर्विस ले रहे हैं कि सेंट्रल टैपिंग की पोजीशन को अलग रख देना, तो महंगा हो जाएगा, लेस मतलब अनकन्वीनियंट सा है कुछ ये सेंट्रल टैपिंग का कंडीशन। तो ऐसा किया जाए
ऐसा किया जाए कि हम एक फुल वेव रेक्टिफायर बनाएं, क्योंकि पर्पस तो हमारा फुल वेव बनाना ही है। और फुल वेव रेक्टिफायर में हम ये बात करें कि हमें सेंट्रल टैपिंग न करनी पड़े। ठीक है, डायोड लगा देंगे हम दो, पर हम सेंट्रल टैपिंग नहीं करेंगे। तो इस विचारधारा के साथ हमारे सामने ब्रिज रेक्टिफायर बन करके तैयार हुआ। ब्रिज रेक्टिफायर में आपका इनपुट एसी है और आउटपुट में आप देखो इस तरह से D1 D2 एक डायोड का अरेंजमेंट है और D4 और D3 एक दूसरा डायोड का अरेंजमेंट है। आप देखो ये ऐसे आर्क बना रहे हैं और यहाँ पर एक ऐसे आर्क बन रहा है। तो इस तरह से ये दोनों ये जो अरेंजमेंट होता है इसको हम ब्रिज अरेंजमेंट कहते हैं। और ये अरेंजमेंट जो है वो आप व्हीटस्टोन ब्रिज में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 12th क्लास में। देखो ब्रिज रेक्टिफायर में अब जरा समझो बात को। मान लो ये सिरा, मान लो पॉजिटिव हाफ साइकिल में प्लस हुआ या माइनस हुआ, तो ये सिरा प्लस हो गया, ये सिरा माइनस हो गया। जैसे ऐसा होगा तो जरा आप फिगर नंबर इस तरफ आइए, इस फिगर पे आइए। देखो जैसे ये सिरा प्लस हुआ, ये सिरा माइनस हुआ, तो क्या हुआ, इसका जो ये P है ये N है। अब ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। तो जो प्लस है ये इस D2 के P से जुड़ा है, लेकिन D1 के N से जुड़ा है। तो जब प्लस N से जुड़ता है तो ये रिवर्स बायस होता है, यानी कि ये ऑफ हो गया। तो वो हमने यहाँ पर नहीं बनाया। वैसे ही D2 ऑन रहेगा, चूँकि ये फॉरवर्ड बायस रहेगा, D2 यहाँ बना दिया है। ऐसे ही आपका अब ये माइनस है, तो माइनस है तो ये देखो N, ये N है, N माइनस जुड़ा है, यानी कि फॉरवर्ड बायस है। और यहाँ P जो है माइनस जुड़ने का मतलब है रिवर्स बायस है। तो ये भी यहाँ से गायब है, ये भी यहाँ से गायब है। लेकिन आप देखो लोड से हो करके आपका D2 और D4 जुड़ा हुआ है, यानी कि जब ये सिरा प्लस होगा, ये सिरा माइनस होगा, तो ऐसी स्थिति में हमारी करंट D1 नहीं रहेगी एक्टिव, D3 एक्टिव नहीं रहेगा, लेकिन D2 के रास्ते से होते हुए, लोड से होकर के D4 के रास्ते से होते हुए अपना सर्किट पूरा करेगा। तो इस ब्रिज रेक्टिफायर में एट अ टाइम 2 डायोड एक्टिवेट होते हैं और वो सेंट्रल टैपिंग की कंडीशन को हटा देते हैं और अपने आप में पूरी तरह से काम कर रहे होते हैं। तो पॉजिटिव इनपुट साइकिल में हमारा D2 और D4 काम कर रहा है। अच्छा, नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा? नेगेटिव हाफ साइकिल में जो सिरा प्लस था अब वो माइनस हो गया, जो सिरा माइनस था वो प्लस हो गया। तो ऐसी स्थिति में आप वही लॉजिक लगा के देखो, अब की बार क्या होगा कि जब ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, तो ये सिरा जो है D2 डीएक्टिवेट हो गया और इसके बाद D4 डीएक्टिवेट हो गया। चूँकि ये प्लस था तो ये रिवर्स बायस हो गया और आपका D1 और D3 एक्टिवेट हो गया। तो हमारी जो करंट है अब वो इस रास्ते से फ्लो करना शुरू कर देगी। तो इस तरह से हम पाते हैं कि हमारा सर्किट में आउटपुट मिल रहा होगा। आपके 2 डायोड का इस्तेमाल हो रहा है। तो जब आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल का था तो D2 और D4 की वजह से, देखो यहाँ D2 D4 लिखा है मैंने यहाँ पर, आप देखें ध्यान से। तो जब आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल था तो D2 D4 अपना काम कर रहे थे, नेगेटिव हाफ साइकिल में D1 D3 काम कर रहे थे, D2 D4 D1 D3 D2 D4 D1 D3, इस तरह से ऑल्टरनेटिंग तरीके से 2 डायोड काम करते हैं और हम पूरे के पूरे इनपुट के पूरे दोनों हाफ साइकिल्स के लिए आउटपुट प्राप्त कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ आप ये देख रहे हो कि जो आपका रेक्टिफायर है, ब्रिज रेक्टिफायर, वो पूरी तरह से काम कर रहा है, 2 डायोड के साथ काम कर रहा है। और सबसे खास बात यह है कि इसमें सेंट्रल टैपिंग वाली कंडीशन से आप बच गए हैं। अब हम अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी और रिपल फैक्टर। देखो मैंने आपसे क्या कहा था, आपसे मैंने ये कहा था कि हमारा जो रेक्टिफायर है उसका मूल काम क्या है। हमारे रेक्टिफायर का मूल काम है कि जो हम AC इनपुट एनर्जी देंगे उसको DC में कन्वर्ट करें। लेकिन सवाल ये है कि क्या हर रेक्टिफायर 100% कर लेता है? हमने अगर उसको 100 यूनिट एनर्जी दी AC की, अल्टरनेटिंग करंट की, तो क्या उसने डायरेक्ट करंट को 100% कन्वर्ट कर दिया? ऐसा नहीं होता है। तो आप जानते हो, जैसे आप मोटरसाइकिल चला रहे हो तो आप अगर किसी तरह से 1 लीटर पेट्रोल से कितना एनर्जी कन्वर्जन हो सकता है अगर हम वो निकालें, तो क्या हमारा इंजन उतना कर रहा है? ऐसा नहीं होता। समय के साथ आपको देखते होगे कि माइलेज कम हो जाता है, एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो एफिशिएंसी का मूल मकसद है कि जितना हम इनपुट दे रहे हैं और कितना आउटपुट निकल रहा है। अगर पूरी की पूरी इनपुट से पूरे का पूरा आउटपुट निकल रहा है, इसका मतलब एफिशिएंसी हमारी बेस्ट है, 100% है। लेकिन अगर हम इनपुट दे रहे हैं और उसका आधा हिस्सा ही हम आउटपुट में पा रहे हैं, आधा लॉस हो जा रहा है, तो इसका मतलब हमारी एफिशिएंसी 50% है। तो हमारे पास रेक्टिफिकेशन करने के लिए जो हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर हैं, उन हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर्स में कितनी एफिशिएंसी, कितना हिस्सा वो कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है
इसे लिखा है नॉट ऑल AC एनर्जी इज कन्वर्टेड टू DC एनर्जी, दिस रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी। रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी ईटा होता है विच इज द रेशियो ऑफ द आउटपुट DC पावर अपॉन इनपुट AC पावर। तो PDC अपॉन PAC करेंगे, और फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, पावर जो होता है वोल्टेज इंटू करंट होता है, और V बराबर IR ओम के लॉ से रखोगे तो P बराबर I स्क्वायर R भी हो जाता है। तो अगर हम DC पावर के लिए तो IDC स्क्वायर RL, RL इज रोल रजिस्टर, और PAC मतलब IRMS RL प्लस RD। यहाँ पर RL रोड रेजिस्टेंस है और RD जो है डायोड का रेजिस्टेंस जो कि आप यूज कर रहे हो अपने हाफ वेव रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफायर के सर्किट में। यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि जो करंट होती है ऑल्टरनेटिंग करंट, उसका एवरेज वैल्यू नहीं लेते हैं, उसकी हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू लेते हैं, अदरवाइज एवरेज जीरो होता है। और DC के लिए भी हमने IDC ले रखा है। इस हिसाब से अगर हम अब यहाँ पे आपको कुछ याद करना पड़ेगा, डेरिवेशन हम नहीं कर रहे क्योंकि हम एक रिवीजन की मोड में है। तो जो IDC की वैल्यू होती है वो मीन वैल्यू, जो पीक जो आपकी जो इनपुट करंट होती है, इस तरह से इनपुट करंट उसकी जो ये जो मैक्सिमम वैल्यू होती है इसको IM कहते हैं। तो जो IDC होती है वो IM बाई पाई होता है। इसको हम एक इंटीग्रेशन करके निकालते हैं, बट यहाँ पर हम सीधे फॉर्मूला के रिजल्ट के रूप में इस्तेमाल करें, आप इसको याद कर रखिएगा। तो IDC जो होता है किसके लिए, हाफ वेव के लिए, फुल वेव के लिए बदल जाएगा। तो हाफ वेव के लिए जो DC करंट होती है वो IM बाई पाई होती है, और IRMS जो होती है वो IM बाई 2 होती है। तो अगर हम हाफ वेव IM इज द पीक वैल्यू ऑफ द करंट, जैसे आपकी करंट है तो जो पीक वैल्यू होती है ये वाली, इसी को IM कह रहे हैं। तो अगर हम एफिशिएंसी हाफ वेव की निकालें तो आप देखो IDC की जगह पे IM बाई पाई का स्क्वायर कर दो, IRMS की जगह पे IM बाई 2 का हाफ स्क्वायर कर दो, और यहाँ पे ये मान लो कि डायोड रेजिस्टेंस कम है लोड रेजिस्टेंस की तुलना में, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर वैल्यू आती है 40.6। इसका मतलब है कि हाफ वेव रेक्टिफायर जितनी इनपुट करंट उसको मिल रही, जितनी इनपुट एनर्जी मिल रही, उसका केवल 40.6% या मोटे मोटे तौर पर हम कहें 41% एनर्जी को ही वो कन्वर्ट कर रहा है। थ्योरेटिकली ये हमने निकाला है, प्रैक्टिकली और भी कम होता है, क्योंकि वैसे भी बात है 50% तो 50% के लिए तो वो बंद ही रहता है, बचे हुए 50% में से 10% उसका एनर्जी का लॉस हो जाता है। तो अगर हम दो आप खुद ही सोचो, अगर आप दो हाफ वेव रेक्टिफायर इस्तेमाल करोगे तो जाहिर सी बात है एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। एफिशिएंसी बढ़ने का मतलब ये हो जाएगा कि जहां एक हाफ वेव रेक्टिफायर 40.6% एफिशिएंसी दिखा रहा था, यानी आने वाली ऊर्जा का 40.6% ही वो आउटपुट में कन्वर्ट कर रहा था, जब 2 लग जाएंगे तो ये कैसे हो जाएगा, ये 40.6 का दुगना यानी 81.2 हो जाएगा। तो वो आप उम्मीद करते हो होता भी है। तो मैथमेटिकली हम देखते हैं कि जो IDC होता है वो 2 टाइम IM बाई पाई होता है। 2 इसलिए चूंकि 2 हाफ वेव रेक्टिफायर इस्तेमाल कर लिए हैं, और IRMS जो होता है वो IM बाई रूट 2 हो जाता है। ध्यान रखना यही गड़बड़ी होती है, IM बाई 2 होता है हाफ वेव के लिए, और IM बाई रूट 2 हो जाता है फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। आपने रखा, ये सारी वैल्यू रखी, गुणा भाग किया, काटा कूटा, और आखिरी में आ गया 81.2%। इसका मतलब है कि जो रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी है वो फुल वेव रेक्टिफायर की दुगनी होती है हाफ वेव रेक्टिफायर से। ये प्रूफ करने के लिए पूछ सकते हैं, तो आपको दोनों डेरिवेशन वहाँ पे कर लें। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ये कैसे होता है, आपको नहीं समझ में आ रहा है ये कैसे होता है, तो मेरा कहना है बच्चों याद कर लो। नहीं उतना लंबा डेरिवेशन कर पाओगे, इतना भी लिख दोगे तो भी क्वेश्चन छोड़ के आने से बेहतर आपको नंबर मिल जाएंगे। रिपल फैक्टर क्या होता है, अब देखो बच्चों, हम कह रहे थे कि हमारा आउटपुट DC तो ऐसे होता है डायरेक्ट करंट, लेकिन हमारा जो आउटपुट मिल रहा है फुल वेव को वैसे मिल रहा है। तो ये क्यों है, ये जो फेरे क्यों बन रहे हैं? तो इसका जवाब ये है कि आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर इज नॉट प्योर DC। बिल्कुल प्योर DC नहीं होती, बट इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ द AC कंपोनेंट एंड DC कंपोनेंट। ये है मामला, मिलावट का मसला है यहाँ पर। मिलावट इसलिए से कि भाई डायरेक्ट करंट में जब अल्टरनेटिंग करंट मिल जाती है, मिक्सअप हो जाती है, तो उसका आकार कुछ इस तरह से हो जाता है, जैसे आप देखते हो ना स्पीड ब्रेकर होते हैं, तो उस तरह का रिपल्स जैसा है, लहरों जैसा है। तो अगर हम किसी तरह से आपका जो ये आउटपुट है इसमें से अगर हम इसमें से ये जो AC निकाल दें, तो ये जो आउटपुट है ये धीरे धीरे ऐसे होना शुरू हो जाएगा, और निकाल दोगे और छान दोगे तो ऐसे हो जाएगा। तो असल में मिलावट है हमारे सामने AC DC की। तो इस मिलावट में से जैसे जैसे हम AC को निकालते जाएंगे वैसे वैसे हमारा जो रूप है इसका वो DC की तरह से कन्वर्ट होता हुआ शुरू हो जाएगा। तो रिपल फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है जिसको हम R से रिप्रेजेंट करें, स्मॉल r से, वो है अंडर रूट RMS स्क्वायर बाई IDC स्क्वायर माइनस 1। यहाँ स्क्वायर होगा, अच्छा ओके, हाँ ये IDC स्क्वायर होगा, ये ठीक है, IRMS स्क्वायर अपॉन IDC स्क्वायर माइनस 1। ये हमारा
फॉर्मूला होने वाला है यहाँ पर। अब रिपल फैक्टर फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर आपको मालूम है, IRMS हाफ वेव के लिए Im/2 होता है, IDC Im/π होता है। रखोगे इसकी वैल्यू 1.21 आएगा। 1.21 का मतलब क्या है? 1.21 का मतलब ये है कि जो हमारे हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट है उसमें 1.25 गुना ज़्यादा AC कंपोनेंट, 1.25 1.25 गुना होता है, तो 1.21 है, इसका मतलब लगभग 1.25 गुना ज़्यादा DC की तुलना में AC कंपोनेंट है। तो AC कंपोनेंट एक मतलब उनसे काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए आपका रिपल्स उस तरह से आपको दिखाई पड़ेगा। इट मीन्स दैट AC कंपोनेंट्स आर 1.21 टाइम्स देन द DC कंपोनेंट इन द आउटपुट ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर। अच्छा, फुल वेव के लिए करोगे तो फुल वेव के लिए फिर वही करो, IRMS Im/√2 होगा, IDC बराबर 2 Im/π होगा। तो R की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0.48। इसका मतलब AC कंपोनेंट अभी भी मौजूद है लेकिन वो DC की तुलना में आधे हो चुके हैं। तो रिपल फैक्टर जो होता है वो आपका अल्टरनेटिंग जो आपका फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसमें कम होता है और हाफ वेव रेक्टिफायर में वो ज़्यादा होता है। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ द रिपल फैक्टर। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों ही अच्छी तरह से आपको यहाँ पर तैयार करने होंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में और हम लोग और भी इनके एप्लीकेशन पढ़ेंगे। जो पहली क्लास, इससे पहले वाले इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोगों ने बात की थी जेनर डायोड को एज ए रेक्टिफायर, एज रेगुलेटर की तरह से काम करने की, वो भी हम लोग वहाँ पर बात करेंगे। ओके, टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।